तो आज की हमारी क्लास क्लास नंबर 8 थ्योरी की। इसमें हम मानियोब्रास की बात करेंगे, प्रियोरिदाद दे पासो की बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो स्टार्ट किया हुआ था, हमने देखा किस किस जगह पे हम पारार एस्ताcionar नहीं कर सकते, और फिर हमने देखा कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पे पारार और एस्ताcionar करना सख्ती से मना है, मतलब वो ट्रैफिक के लिए सख्त रुकावट बनता है। तो आज की क्लास में थोड़ा सा उसका हमारा पार्ट रहता है, उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम prioridad de paso देखेंगे। यहाँ पे dice parada y estacionamiento en pendiente। parada और estacionamiento जब सड़क या जगह हमवार ना हो, या तो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ ढलान हो, तो हमने क्या करना है? Los vehículos de 3.500 kilos, autobuses y conjunto de vehículos que se inmovilicen en pendiente se dejarán calzados, no pudiendo utilizar como calzos elementos naturales como piedras u otros। जब हम 3500 kg से ज्यादा वजनी गाड़ी, बस या conjunto de vehículo, मतलब जो दो गाड़ियां इकट्ठी की जाती हैं, मिसाल के तौर पे एक रेमोल्के और साथ में कोई भी उसका जो व्हीकल उसको लेके जाएगा, इसको कहते हैं conjunto de vehículos। तो चाहे 3500 kg से भारी कोई भी गाड़ी हो, चाहे autobús हो, चाहे conjunto de vehículos हो, जब हमने उनको पार्क करना है पेंडिएंटे में, मतलब जहां पे सड़क ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है, हमवार नहीं है, तो हमने calzos यूज करने हैं। calzos मतलब dejaremos calzados। calzado किसको कहते हैं? आपको अगर जब आपके जहन में कोई लफ्ज आता है calzado, तो आपके जहन में क्या आता है? कुछ के जहन में जूते आएंगे। तो जूते हम किस चीज पे पहनते हैं? पाँव पे पहनते हैं। इसी तरह से गाड़ी के चलने वाली क्या चीज है? टायर। तो टायरों पे हम काल्थोस लगाएंगे। काल्थोस क्या होते हैं? ये भी आपको जो स्क्रीन में टायर टायर के पीछे नजर आ रहा है, इसको कहते हैं काल्थो। तो ऐसी सिचुएशन में हम गाड़ी में ये काल्थोस लगाएंगे कि किन गाड़ियों में? 3500 kg से ज्यादा, autobús या conjunto de vehículos। अगर हमारे पास ये नहीं है, तो इसकी जगह पे हम पत्थर वगैरह या कोई भी नेचुरल चीज नहीं लगा सकते, एलिमेंटोस naturales नहीं लगा सकते। En caso de no disponer de calzos, अगर ये हमारे पास मौजूद नहीं है, se apoyará una rueda directriz en el bordillo de la acera। तो हम अपनी गाड़ी का एक टायर जो है ना, वो बोर्डियो की तरफ कर देंगे। बोर्डियो क्या होता है? सड़क का किनारा। तो अगर ऊपर की तरफ, यहां से मैं थोड़ा सा आपको जो है ना वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमारे पास नहीं है, अगर हमारे पास ये काल्थोस नहीं है, तो हमने क्या करना है? ठीक है, इमेजिन करें ये यहां पे हमने अपनी गाड़ी जो है ना ये यहां पे पार्क की है, और यहां पे पेंडिएंटे ascendente है, मतलब गाड़ी का जो आगे वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ है। अगर गाड़ी का आगे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है, तो किस तरफ जाने का डर है? गाड़ी क्या किस तरफ जा सकती है? खुद ब खुद पीछे की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो इस सूरत में जब गाड़ी पीछे की तरफ जा सकती है, तो इस सूरत में हमने क्या करना है? गाड़ी के जो आगे वाले टायर है, जो डायरेक्ट्रिसेस होते हैं, जो आपके स्टेयरिंग के साथ लगे होते हैं, गाड़ी के स्टेयरिंग के साथ सिर्फ दो टायर होते हैं। ठीक है, 99% आगे वाले होते हैं, बल्कि 100% आगे वाले ही होते हैं। तो हमने उनका क्या करना है? आगे वाले टायरों को क्या करना है? अगर ये ऊपर की तरफ है, तो हमने इनको इस तरह से बाहर की तरफ मोड़ देना है, बाहर की तरफ। ठीक है, हमने बाहर की तरफ इनको मोड़ देना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं गाड़ी रोक के निकल जाता हूं और गाड़ी खुद ब खुद वापस आना शुरू हो जाती है, तो जब यहां से ये वापस की तरफ मुड़ेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इनकी ब्रेक यहां बोर्दियों पे लग जाएगी। क्योंकि अगर ये सीधे हुए, फिर तो ये पीछे की तरफ जाएंगे,
लेकिन क्योंकि पेंडिएंटे में है तो इस तरह से मैंने मोड़ के रखे हैं, तो बोर्दियो के साथ इस तरह से यहां रुक जाएंगे। भले, तो इनको मैंने बाहर की तरफ जो है ना वो मोड़ देना है। 3500 केजी से ज्यादा वजनी चीजें हम चला सकते हैं, एक्सेप्शंस हैं। वैसे ये आपकी अच्छी चीज आपने नोट किया है, नॉर्मलmente हम 3500 केजी तक ही चला सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें हम 3500 केजी से ज्यादा जा सकते हैं। वो हम बाद में बात करेंगे उन पे। एक दो ही हैं। एक तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक जो कामियोन होता है वो हम चला सकते हैं 4200 तक। अच्छा, तो ये हमने कलफार कर दिए। अच्छा, एक और चीज यहां पे बेशक मौजूद नहीं है। हम गाड़ी जब पार्क करेंगे पेंदियंते में, तो हमने कौन सा गियर लगा के छोड़ना है? एक चीज तो होगी कि हम इनको अपुयार करेंगे ताकि वापस आए तो बोर्दियों के साथ टच हो जाए। ठीक है। अब यहां पे गियर कौन सा लगा के छोड़ना है हमने? तो अगर ये ऊपर की तरफ पेंदियंते है तो हमारा हमें क्या डर है, गाड़ी किस तरफ जाएगी? पीछे की तरफ जाएगी। इसका मतलब है हम पहला गियर लगा के छोड़ेंगे। जब पीछे की तरफ जाने का मतलब जब ascendente हो पेंदियंते, तो हमने पहला गियर लगा देना है। और जब descendente हो, नीचे की तरफ हो, गाड़ी का मुंह नीचे की तरफ हो, ठीक है, तो इसका मतलब है गाड़ी आगे जाने से हमने रोकना है, तो उस सूरत में हम रिवर्स गियर लगा देंगे। ठीक है। अब यही चीज सिचुएशन हम यहां पे क्रिएट करते हैं। यहां पे पेंडिएंटे descendente है, गाड़ी का मुंह इस तरह आगे इस तरफ है, मतलब गाड़ी नीचे की तरफ जाएगी जिस तरफ गाड़ी का मुंह है। यहां पे क्या था, गाड़ी अपनी बैक साइड पे जाएगी। यहां पे क्या है, गाड़ी आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम कौन सा गियर लगा के छोड़ेंगे? हमें डर है कि गाड़ी आगे की तरफ ना जाए, तो हम कौन सा लगाएंगे? रिवर्स। रिवर्स गियर लगा के गाड़ी बंद कर देंगे। यहां पे गाड़ी पीछे जाने का खतरा है, पहला गियर लगा के गाड़ी बंद कर देंगे। अच्छा, तो इस सिचुएशन में टायरों को हमने क्या करना है? दूसरी साइड में जब सामने वाली साइड नीचे की तरफ जा रही है, तो टायरों को हमने किस तरह से करना है? अंदर की तरफ। मतलब गाड़ी के टायर अंदर की तरफ हमने मोड़ देने हैं, ताकि अगर आगे की तरफ जाएगी तो बोर्दियों पे जाकर रुक जाएगी। ठीक हो गया। ये है पारादा और estacionamiento pendiente पे। गियर का हमें कैसे याद रहेगा? अगर ascendente pendiente होगी, ऊपर की तरफ पेंदियंते होगी, तो गाड़ी पीछे जाने का खतरा होता है, तो हम पहला गियर लगाएंगे। अगर descendente होगी तो कौन सा गियर लगाएंगे? रिवर्स वाला। इमोबिलिzación del vehículo। किस वक्त या किन सिचुएशन में पुलिस वाले हमारी गाड़ी को इमोबिलिजार कर सकते हैं, हमारी गाड़ी को रोक सकते हैं, हमारी गाड़ी को जाने नहीं दे सकते? नंबर एक, नो टेंगो सेगुरो o autorización para circular। मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है या गाड़ी चलाने का इजाजतनामा नहीं है, मतलब लाइसेंस नहीं है। ठीक है, अगर किसी को भी पकड़ लेते हैं, उसकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है या उस बंदे के पास लाइसेंस नहीं है, तो वो रोक लेंगे गाड़ी को, inmovilizar कर लेंगे। नंबर दो, el conductor o el pasajero no lleva casco en vehículo que sea obligatorio। ऐसी गाड़ी जिसमें हेलमेट का पहनना लाजमी हो और ड्राइवर ने या पीछे बैठे हुए शख्स ने नहीं पहना हुआ, तब भी आपकी गाड़ी को इमोबिलिजार कर सकते हैं। नंबर तीन, el vehículo tenga deficiencias que supongan un riesgo para la seguridad। डेफिशिएंसिया कहते हैं कि गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे मसाइल हैं जिनसे दूसरों की हिफाजत कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तब भी अब आपकी गाड़ी को इमोबिलिजार कर सकते हैं। El conductor se niegue a hacer la prueba de alcoholemia o el resultado sea positivo। या ड्राइवर बोले मैंने अल्कोहल का टेस्ट नहीं देना,
या उसने टेस्ट दिया और वो पॉजिटिव आया है, तो उस सूरत में आपकी गाड़ी इमोबिलिजार कर लेंगे, रोक लेंगे, जाने नहीं देंगे। इसके अलावा el vehículo el vehículo esté ocupado por más del 50% del número de plazas autorizadas, excluido el conductor। उस सूरत में जब गाड़ी में, जो गाड़ी के अंदर सीटें हैं, जितनी गुंजाइश है उसके 50+ ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, तो उस सूरत में भी गाड़ी को इमोबिलिजार कर लेंगे, ड्राइवर को छोड़ के। ड्राइवर को छोड़ के एक कार की अगर हम बात करते हैं, एक कार में ड्राइवर को छोड़ के कितनी गुंजाइश होती है? 4 सीटों की। ठीक है, तो 4 सीटों का 50+ से ज्यादा कितना होगा? अगर टोटल 4 के बजाय 6 लोग बैठे हुए हैं तो 50+ है, 50% है ज्यादा। तो जब तीसरा बंदा बैठेगा तो 50% से ज्यादा तब होगा। ठीक है, तो अगर एक कार में ड्राइवर को छोड़ के 7 लोग बैठे हुए हैं तो फिर आपकी गाड़ी को वो सिर्फ जुर्माना नहीं करेंगे बल्कि रोक लेंगे। El vehículo supere los niveles de gases, humos और ruido permitido, उस सूरत में आपकी गाड़ी को रोक लेंगे जब गाड़ी में जो लिमिट है गैसेस की, धुएं की या शोर की, उससे ज्यादा ये कर रही है। मतलब ज्यादा गैसेस माहौल में छोड़ रही है, ज्यादा धुआं छोड़ रही है लिमिट से ज्यादा, या ज्यादा आवाज निकल रही है, तो उस सूरत में भी गाड़ी को इमोबिलिजार कर देंगे। और आखिर में el vehículo está dotado de sistemas encaminados a eludir la vigilancia de los agentes de tráfico, उस सूरत में भी आपकी गाड़ी को रोक लेंगे जब आपकी गाड़ी में डिटेक्ट हो जाए कि आप में ऐसी सिस्टम लगाए हुए हैं जिससे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या जो ट्रैफिक पुलिस है उससे बचा जा सके या उसके कंट्रोल से बचा जा सके, तो उस सूरत में भी गाड़ी को इमोबिलिजार कर सकते हैं। तो ये सिचुएशंस हैं जिनमें पुलिस वाले आपकी गाड़ी को इमोबिलिजार कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं बहुत ही अहम एक और चैप्टर का आगाज करते हैं जिसका नाम है नहीं बिठा सकते, प्लाजा से ज्यादा बंदे नहीं बिठा सकते। लेकिन यहां पे क्या सवाल क्या था कि आपकी गाड़ी को रोक कब लेंगे? मसलन आपकी गाड़ी में टोटल 5 बंदे बैठ सकते हैं, आप 6 लोग हो तो जुर्माना होगा। ठीक है, लेकिन आपकी गाड़ी को वहां पे रोक नहीं लेंगे, आपकी गाड़ी को जब्त नहीं कर लेंगे, या ये नहीं कि आप गाड़ी नहीं जाने देंगे। ये कब होगा? जब लिमिट से इतना ज्यादा हो। अच्छा, अब जो नया हमारा चैप्टर है जिसका आगाज हम करने जा रहे हैं वो है प्रियोरिदाद दे पासो, पहले गुजरने की, मतलब किसको प्रायोरिटी है। तो उसमें सबसे पहले तो ये निशान हम देख चुके हैं, वैसे क्लास में जो साइन बोर्ड्स वाली क्लास थी उसमें सिग्नल्स जिसमें हमने देखे थे या ये साइन बोर्ड्स देखे थे। तो जब भी इस तरह का कोई भी निशान आएगा आपके सामने, इसका मतलब है आप वाली जो सड़क है वो चौड़ी है, इसका मतलब यह है कि आपको प्रायोरिटी है। En intersecciones señalizadas la prioridad le darán las señales, ये निशान आपको prioridad देते हैं। इनमें से कोई भी आपके सामने हो या ये वाला हो, ये वाला सिर्फ चौक पे नहीं देता आपको बल्कि उस पूरे रोड पे कहता है जी आपको ही प्रायोरिटी है, ये अंडे वाला। ठीक है, और ग्रीन सिग्नल भी ऑब्वियसली आपको प्रायोरिटी देता है दूसरों पे। तो ये सारे वो निशान हैं जो कि आपको प्रायोरिटी देते हैं। Señales que dan prioridad, aunque tengamos prioridad, no entraremos en una intersección o paso para peatones y podemos quedar detenidos obstruyendo la circulación transversal। ये बहुत ही अहम पैराग्राफ है, क्योंकि इसके बारे में अक्सर क्वेश्चंस जो है ना वो, मैं तो कहता हूं ऑफिशियल एग्जाम में तकरीबन हर दफा कोई ना कोई इस तरह का क्वेश्चन लाजमी आता है। ये हमें कह रहा है बेशक आपका आपके सामने ऐसा ही कोई निशान क्यों ना हो, लेकिन आपको चौक पे या जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक की वजह से आप उसके अंदर ही रुक जाएंगे और साइड से आने वाली ट्रैफिक को आप रोक देंगे। मिसाल ये ले लें कि ये वाला जो चौक है इस पे ये जो कामयोन है समझ लें इसके सामने ग्रीन सिग्नल लगा हुआ है, लेकिन यहां पे बहुत सारी ट्रैफिक है।
तो ये नहीं कि ग्रीन सिग्नल है और ये निकल आएगा और यहां आके अपना वेट करेगा, आगे वाली गाड़ियां आगे जाएंगी तो मैं गुजरूंगा, बल्कि इसको यहां से हिलना ही नहीं चाहिए। कब तक नहीं हिलना चाहिए? जब तक इसको पता हो कि सामने ट्रैफिक जगह खाली है, तो मैं वहां लाजमी तौर पे वहां पहुंच जाऊंगा। लेफ्ट या राइट से आने वाली ट्रैफिक को मैं नहीं रोकूंगा। उस सूरत में आपको आगे बढ़ना चाहिए, वरना आपका बेशक ग्रीन सिग्नल है, आपको इंतजार ही करना चाहिए। ठीक हो गया? Cuando no hay señales de prioridad o con la señal X, se debe ceder el paso a los vehículos que aproximen por la derecha. अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे टेस्ट में, कि आप ऐसे चौक पे पहुंचे हो जहां पे कोई निशान नहीं लगा हुआ। ठीक है, ना कोई स्टॉप का निशान है, ना कोई सीधा एल पासो का निशान है, ना कोई सिग्नल वाइट रेड या ग्रीन है, कुछ भी नहीं है। ऐसे चौक पे जब आप पहुंचते हो, या ऐसे चौक पे पहुंचते हो जब जहां पे ये वाला निशान है एक्स वाला, तो ऐसी सिचुएशन में अगर निशान नहीं लगा हुआ तब भी, या ये निशान लगा हुआ है तब भी, प्रायोरिटी किसको है? जो आपकी राइट साइड पे होगा उसको। ठीक है, प्रायोरिटी किसको है? जो आपकी राइट साइड पे होगा। तो ये जो हम सिचुएशन देख रहे हैं जिसमें एक मोटरसाइकिल है, एक कार है और एक कम्योन है, तो इस सूरत में हमें नजर आ रहा है कोई भी निशान नहीं लगा हुआ, किसी के सामने सीधा एल पासो नहीं है, किसी के सामने स्टॉप नहीं है, किसी के सामने कोई निशान नहीं है। तो सबसे पहले कौन सी गाड़ी गुजरेगी? तो अगर हम मोटरसाइकिल को देखें तो इसकी राइट साइड पे ये वाली कार है, ये तो पहले नहीं गुजर सकता। अब कार की राइट साइड पे ये वाला कमियोन है, तो कार भी पहले नहीं गुजर सकती। लेकिन कमियोन की राइट साइड खाली है, इसका मतलब है पहले कमियोन गुजरेगा, अब कार की राइट साइड खाली होगी, फिर कार गुजरेगी, और एंड पे मोटरसाइकिल गुजरेगा। ठीक है, हम राइट देंगे, प्रायोरिटी देंगे जो हमारी राइट साइड पे होगा पहले उसको। किन सिचुएशन में? जब कोई भी निशान नहीं लगा हुआ, या ये एक्स वाला निशान है ये वाला, उस सूरत में हमने अपनी दाएं जाने वाले को प्रायोरिटी देनी है। अच्छा, ये निशान वैसे तो हम देख चुके हैं साइन बोर्ड्स वाली क्लास में। ये है गिव वे वाला निशान, मतलब आपने दूसरे को पहले गुजरने देना है अगर कोई आ रहा है तो, लेकिन अगर कोई नहीं आ रहा लेफ्ट या राइट से, तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है। और ये स्टॉप का निशान कहता है जी कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, आपने रुकना ही रुकना है, रुक के दोनों साइडों पे देख के फिर आप वहां से गुजरेंगे। अच्छा, अब ये वाले जो निशान है ये सारे हैं मुझे प्रायोरिटी देते हैं, ये वाले दो निशान हैं ये मेरे से प्रायोरिटी लेते हैं। señales que no dan prioridad। ठीक है। अच्छा, अब आपके जेहन में यकीनन सवाल ये आया है कि अगर कामियोन के राइट साइड पे भी कोई कार होती, कोई चीज होती, तो फिर क्या होना था? तो इस तरह का गंभीर तरीन सिचुएशन आपको कभी भी किसी सवाल में नहीं पूछी जाएगी। ठीक हो गया? हाँ, एक और चीज यहां पे पूछी जाती है, वो ये कि ये कार नहीं है। ठीक है, यहां पे कार नहीं है मौजूद, सिर्फ मोटरसाइकिल और कमियोन है, और मोटरसाइकिल ने ये करना है, ये उस तरफ जाना है, तो पहले कौन गुजरेगा? इस सूरत में पहले कौन गुजरेगा? तो यहां पे दो चीजें आप जेहन में रख सकते हैं। जब हमने बात की थी cambio de dirección की, वहां भी मैंने कहा था, बताया था, और यहां पे दोबारा से बता देता हूं कि जब भी मैंने अपना ट्रैक तब्दील करना है, ठीक है, मैं अपना ट्रैक तब्दील करके कम्यून वाले ट्रैक से मैंने गुजर के आगे जाना है, तो हमेशा ऐसी सिचुएशन में जो अपने ट्रैक पे जा रहा है उसको पहले प्रायोरिटी होगी। एक तो ये चीज है, और दूसरी चीज जो भी हम देख रहे हैं इसी से ही हम निकाल सकते हैं, वो ये है कि जब मोटरसाइकिल आएगा यहां से आप इस तरफ मुड़ेगा, तो उस वक्त कमियोन उसकी राइट साइड पे होगा, तो हमने तो कहा पहले राइट साइड वाला गुजरेगा, इसलिए मोटरसाइकिल को इंतजार करना पड़ेगा, पहले कमियोन गुजरेगा फिर मोटरसाइकिल गुजरेगा। ¿Entendido? Seguimos। एक्सेप्शनेस। अच्छा, अभी हमने देखा है
कि जो राइट साइड से आएगा, जब कोई निशान वगैरह नहीं लगा हुआ, तो उसको प्रायोरिटी है, राइट साइड वाले को प्रायोरिटी है। लेकिन हमेशा की तरह यहां पे भी कुछ एक्सेप्शंस है। मिसाल के तौर पे, कोई भी गाड़ी जब आएगी किसी कच्चे रास्ते से, ठीक है, बेशक वो राइट साइड से आ रही है, उसको कभी भी प्रायोरिटी नहीं होगी। कच्चे से आने वाली गाड़ी ने हमेशा रुकना है और पक्के पे सड़क पे चलने वाली गाड़ियों को सीधे रेल पासो करना है। कोई भी सिचुएशन नहीं होगी जब कच्चे से आने वाली सड़क को, गाड़ी को प्रायोरिटी है, बेशक वो दाएं से क्यों ना आ रही हो। ठीक है, पहली तो एक्सेप्शन ये होगी। दूसरी एक्सेप्शन ये है, los vehículos que circulen por raíles tienen prioridad de paso sobre los demás, salvo que exista señal de prioridad। बेशक किसी भी चौक पे एक ट्राम, एक ट्रेन लेफ्ट से आ रही है, उसको बाकी गाड़ियों पे हमेशा फोकियत होगी। हमेशा जो पटरी है उस पे चलने वाली गाड़ी को सड़क पे चलने वाली गाड़ी पे फोकियत है, सिवाय उस सिचुएशन के जब बाकायदा तौर पे निशान लगे हुए हों। लेकिन यहां पे क्योंकि हम वो सिचुएशन देख रहे हैं जब निशान नहीं लगे हुए, जब निशान लगे हुए हैं तो सबको पता है किसको प्रायोरिटी है। मसला तब पैदा होता है जब निशान नहीं लगे हुए, तो उस सिचुएशन में हमने कहा है कि राइट वाले को प्रायोरिटी होगी। लेकिन उसमें अभी तक हमने दो एक्सेप्शंस देखी हैं। एक ये, जब कोई कच्ची सड़क से आ रहा है तो उसको नहीं है, बेशक वो राइट से आ रहा है। और दूसरी ये है कि एक ट्रेन बेशक लेफ्ट से आ रही है, उसको प्रायोरिटी होगी बाकी बाकी गाड़ियों पे। उसके बाद तीसरी एक्सेप्शन ये है, los vehículos que circulen por una autopista tendrán preferencia de paso sobre los que pretendan acceder a ella। बेशक यहां पे ये जो व्हाइट वाली कार है जो दाखिल हो रही है ऑटोबिया पे, बेशक ये राइट साइड पे जा रही है, ठीक है, दाएं जानिब से एंटर हो रही है, इसको प्रायोरिटी नहीं है। जो पहले से मौजूद है ऑटोपिस्ता पे, प्रायोरिटी उनको है। हाँ, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके एंट्री को, इसके दाखिले को फासिलितार करे, आसानी पैदा करे, लेकिन सदेर नहीं करना उसको। ठीक हो गया। और चौथी एक्सेप्शन है एक राउंड अबाउट, ग्लोरियता। जो गाड़ियां क्योंकि एक ग्लोरियता भी एक चौक होता है, तो राउंड अबाउट के अंदर जो गाड़ियां हैं उनको हमेशा बाहर वाली गाड़ियों पे फोकियत होगी। मिसाल के तौर पे यहां पे गाड़ी चल रही है, ठीक है, ग्लोरियता के अंदर है, राउंड अबाउट के अंदर है, और एक गाड़ी यहां पे इंतजार कर रही है। यहां पे कोई निशान नहीं हमें नजर आ रहा। अगर हम वैसे पिछली बात पे सोचें तो फिर बनती तो इसकी है, क्योंकि ये दाएं जानिब से आ रहा है, प्रायोरिटी तो इसकी बनती है। ऐसा चौक जहां पे कोई निशान नहीं लगा हुआ, लेफ्ट से आने वाले से ज्यादा राइट वाले को प्रायोरिटी है, लेकिन ग्लोरियता पे नहीं होगी। ये भी एक एक्सेप्शन है। ठीक होगा। तो ये चार ऐसी जगह हैं जहां पे लाजमी नहीं है कि दाएं जानिब से आने वाले को ही प्रायोरिटी हो। एक carril de aceleración, एक जब गाड़ी ग्लोरियता के अंदर हो, एक कोई भी ट्रेन आ रही हो और निशान ना लगे हुए हो तो बेशक वो लेफ्ट से आएगी, उसको प्रायोरिटी होगी। और एक ये कच्चे से आने वाली गाड़ी को कभी भी प्रायोरिटी नहीं होगी। ओके, अब बात करते हैं एक और समझने वाली चीज की। इसको भी अगर आप समझ लेंगे तो ज्यादा याद करने की या ज्यादा मेमोरीसार करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मेमोरीसार होता है रट्टा लगाना, ठीक है, तो उस चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे जो पॉइंट है वो है स्ट्रेचामिentos। स्ट्रेचामिento कहते हैं उस जगह को जहां पे जहां से दो गाड़ियां इकट्ठी नहीं गुजर सकती। तो जहां से दो गाड़ियां इकट्ठी नहीं गुजर सकती उसको कहते हैं स्ट्रेचामिento। अब किसी भी स्ट्रेचामिento पे जब आप पहुंचे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने गुजरना है पहले या जो सामने से गाड़ी आ रही है उसने गुजरना है। तो ऐसी सिचुएशन में पांच
मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं। ठीक है, एक स्थिरचमियंतो पे 5 सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। सबसे आसान यह है कि आप किसी भी स्थिरचमियंतो पे पहुंचे और वहां पे निशान लगा हुआ हो। यह निशान होगा आपके सामने या ये निशान होगा आपके सामने। दोनों में से एक साइड पे एक होता है, दूसरी साइड पे दूसरा होता है। अगर मेरे सामने ये वाला है, ठीक है, ये वाला अगर मेरे सामने ये वाला है, तो ये रेड वाला जो तीर है ये मेरी तरफ है। ठीक है, इसका मतलब है मैंने रुकना है और सामने वाले ने गुजरना है। और साथ में ये देखे मेरे पास सेदा एल पासो का भी निशान लगा हुआ है, मुझे कह रहा है तुमने रुकना है, दूसरे को पहले गुजरने देना है। तीसरी निशानी आपकी ये लगा सकते हैं जिसमें प्रोहिबिशन का निशान होगा, जिस तरफ उसने रुकना है और दूसरे को पहले गुजरने देना है। ठीक है, किसी भी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, या रेड कलर का जो तीर है उससे याद रख सकते हैं, या जो शेप है निशान की प्रोहिबिशन की उसको याद रख सकते हैं, या उसके नीचे जो सेदा एल पासो का निशान है उसको याद रख सकते हैं। मतलब इसका यह है कि आपने रुकना है और सामने वाले ने गुजरना है। ठीक हो गया। या आपके सामने ये वाला हो सकता है, ये चौरस शेप में और आपकी साइड पे कौन सी लाइन है, व्हाइट कलर की लाइन है। इसका मतलब यह है कि आपने गुजरना है, सामने वाले ने इंतजार करना है, उसने आपको पहले गुजरने देना है। तो दोनों में से कोई भी निशान होगा, दोनों साइडों के लिए क्लियर होगा कि किसने पहले गुजरना है और किसने दूसरे को पहले गुजरने देना है। यहां पे तो कोई मसला ही नहीं है। मसला यहां पे भी तब पैदा होता है जब कोई भी निशान ना हो। ठीक है, अगर कोई निशान नहीं है, दोनों साइडों पे कोई निशान नहीं लगा हुआ, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि किसने पहले गुजरना है और किसने बाद में। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या देखना है, si el estrechamiento está sin señalizar, tendrá preferencia el vehículo que haya entrado primero। अगर निशान कोई भी नहीं लगा हुआ प्रायोरिटी का, तो वो गाड़ी पहले गुजरेगी जो वहां पे पहले दाखिल हुई। ये नहीं कि पहले पहुंची, नहीं, जो वहां पहले दाखिल हुई वो पहले गुजरेगी। अगर येलो वाली पहले दाखिल हो गई है तो वो गुजरेगी, अगर दूसरी पहले दाखिल हो गई है तो वो गुजरेगी। अच्छा, अब ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि दोनों एक ही टाइम पे दाखिल हुई हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, si no hay señal y no sabemos quién entró primero, tendrá preferencia el vehículo con mayor dificultad de la maniobra। तो ऐसी सिचुएशन में वो गाड़ी पहले गुजरेगी जिसका पीछे रिवर्स जाना मुश्किल है, जिसके लिए मैन्योबरा करना मुश्किल है। मिसाल के तौर पे एक कार है और उसके पीछे ट्रॉली लगी हुई है, रेमोल के लगी हुई है, और एक कार है, एक सिंपल कार है। तो दोनों में से मुश्किल किसके लिए है, रेमोल्के वाली कार के लिए है, तो वो पहले गुजरेगी जिसके लिए मुश्किल है। इसी तरह से ये एक लिस्ट है। ठीक है, इस लिस्ट को आपने, वैसे लिस्ट याद रखना बहुत आसान है क्योंकि ये उस तरतीब में है जिस तरतीब में गाड़ियों के लिए गुजरना मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहां पे लिस्ट में लिखा हुआ है जी, सबसे पहले ये जो बहुत भारी और स्पेशल तरीन किस्म की गाड़ियां होती हैं, जिनके आगे पीछे भी जो है ना एक स्पेशल एक गाड़ी होती है इनको ले जाने के लिए, मतलब इनका रास्ता बनाने के लिए, तो ये जैसी भी सिचुएशन होगी ये पहले गुजरेगी, क्योंकि इसके लिए जैसे इसका जो साइज वगैरह होता है आगे पीछे होना बहुत मुश्किल है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कॉन्जुंटो दे वेहिकुलोस, जिनके पीछे रेमोल के लगे हुए हैं 750 केजी से ज्यादा के। बड़े रेमोल के जो होते हैं कॉन्जुंटो दे वेहिकुलोस इस तरह से जो होते हैं, उनके लिए दूसरी पोजीशन है। मतलब वो ये जो स्पेशल बड़ी गाड़ी है उनके बाद ये जो कॉन्जुंटो दे वेहिकुलो ये गुजरेंगे। नंबर 3 पे वेहिकुलोस दे ट्रैक्शन एनिमल, क्योंकि जानवर के साथ गाड़ी को रिवर्स करना जो है ना वो भी आसान नहीं होता, तो इसलिए ये वाला जो वेहिकुलोस दे ट्रैक्शन एनिमल है ये तीसरे नंबर पे होगा। चौथे नंबर पे होगा तुरिस्मो con remolque ligero, कार जिसके पीछे छोटा रेमोल्के होगा, या ऑटो कारावाना, इनका चौथा नंबर है। पांचवें नंबर पे आ जाती है ऑटोबूस। छठे नंबर पे आ जाता है कामियोन,
ट्रैक्टो कामियोन और फुरगोन, इस तरह के जो conjunto de vehículo नहीं होते, एक ही चीज होती है, तो ये छठे नंबर पे आ जाएंगे। सातवें नंबर पे आ जाती नॉर्मल कार, derivado de turismo या vehículo mixto। आठवें नंबर पे आ जाते हैं vehículos especiales या cuadriciclos, ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह या क्वाड्रिसिक्लोस। और उसके बाद 3 टायरों वाली गाड़ी और उसके बाद 2 टायरों वाली। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये वही तरतीब है जिसमें ज्यादा मुश्किल से आसान की तरफ जो है ना वो आया जाता है। तो ये हमने देखना है किस सिचुएशन में, जब कोई निशान नहीं लगा हुआ और हमें नहीं पता पहले कौन पहुंचा है। अब आ जाते हैं नंबर 4 पे। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों गाड़ियां एक ही तरह की हैं, मतलब एक कम चौड़ाई वाली जगह पे पहुंचे हैं, तो दोनों कह लें कारें हैं, दोनों तुरिस्मोस हैं, या दोनों बसेस हैं, ऑटोबुसेस हैं दोनों। तो फिर कौन पहले गुजरेगी, क्योंकि पहले तो हमने देखा है कि कौन पहले पहुंचा है, तो पहुंचे भी दोनों सेम है, कोई पता नहीं कौन। अब हमने लिस्ट देखी है तो गाड़ियां भी दोनों एक ही तरह की हैं, तो फिर वापस उसने जाना है, या कह लें कि प्रायोरिटी उसको है जिसने ज्यादा मीटर मार्चा अतरास करना होगा, या जो ज्यादा मीटर आगे आ चुका होगा। ठीक है, जो ज्यादा मीटर आगे आ चुका होगा उसने पहले गुजरना है। Si se encuentran dos vehículos del mismo tipo, tendrá prioridad el que tenga que dar marcha atrás mayor distancia। अच्छा, अगर ये भी चीज बराबर है दोनों की, मतलब फासला भी दोनों ने सेम तय किया हुआ है, तो फिर क्या देखेंगे, उस सूरत में हम देखेंगे जो थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी है या जिसका मासा मैक्सिमा ज्यादा है या जो थोड़ी सी ज्यादा लंबी है वो पहले गुजरे। बाले, तो ये तरतीब जो है ना वो ज़हन में बिठा लेनी है। आखिरी जो दो हैं ये इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, मेन हमने जो है ना पहले 3 ही याद करने हैं या ज़हन में बिठाने हैं। क्वेश्चन ज्यादा इन्हीं के बारे में होते हैं कि अगर निशान नहीं लगा हुआ तो किसको प्रायोरिटी है, जो पहले दाखिल हो चुका है। और अगर दोनों सेम ही टाइम पे दाखिल हुए हैं तो फिर हमने लिस्ट देखनी है, तो लिस्ट वाले जो है ना वो गाड़ियां याद करनी है। उसके बाद ट्रामोस de gran pendiente। अब जो स्ट्रेचामिento है, जो कम चौड़ाई वाली जगह है जहां पे दो गाड़ियां इकट्ठी नहीं गुजर सकती, अब उसमें ग्राम पेंडियंते भी आ गई है। 10% से ज्यादा ऊंचाई, मतलब ऐसी सिचुएशन है जिसमें कुछ गाड़ियों को 10% ऊपर की तरफ जाना है या ऊपर वालों को 10% की जो ढलान है उसके साथ नीचे आना है। तो ऐसी सिचुएशन में entramos de gran pendiente कहेंगे 10% या उससे ज्यादा। No sea posible paso simultáneo de dos vehículos। paso simultáneo का मतलब होता है दोनों गाड़ियों का इकट्ठे गुजरना पॉसिबल ना हो। La prioridad de paso la tendrá el vehículo que circule en sentido ascendente। हमेशा प्रायोरिटी उसको होगी जो ऊपर की तरफ जा रहा है, salvo que este pudiera llegar antes a un apartadero। हाँ, अगर कोई ऐसी जगह उस पेंडियंते के अंदर, उस कम चौड़ाई वाली जगह के अंदर ऐसी जगह बनी हुई है जहां पे ये पहले जाके साइड पे हो सकता है, साइड पे जगह बनी हुई है, apartadero बना हुआ है, तो वहां अगर पहुंच जाए तो ठीक, वरना हमेशा किसको प्रायोरिटी होगी, पेंडियंते में जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ascendente, ऊपर की तरफ जा रहा है जो, उसको प्रायोरिटी होगी। ठीक होगा, यहां पे हमने ये नहीं देखेंगे पहले दाखिल कौन हुआ है या लिस्ट में कौन सा नंबर है, हमेशा किसको होगी, जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं प्यातोनेस, जो पैदल चलने वाले हैं, इनको किस किस जगह पे प्रायोरिटी होती है। Los peatones tienen prioridad frente a los demás vehículos। इन सारी सिचुएशन में पैदल चलने वालों को प्रायोरिटी है। नंबर 1, ऐसी जेब्रा क्रॉसिंग, ऐसे पासोस पर प्यातोनेस जहां पे निशान लगा हुआ हो, तो जब उनका ग्रीन होगा तो उनको होगी, या पैदल चलने वाली जगहों पे, zonas peatonales पे, इनको प्रायोरिटी होगी। नंबर 2, cuando un vehículo gire para entrar en otra vía y haya peatones cruzando, तब भी peatones को प्रायोरिटी होगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इस तरह से आप जा रहे हैं और आप जा रहे हैं, अब यहां से आप राइट मुड़े हैं, यहां पे कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं लेकिन लोग पैदल जो है ना वो चल रहे हैं,
तो क्योंकि आपने अपनी लाइन तब्दील की है, अपनी सड़क से आप दूसरी सड़क पे आए हैं, तो यहां पे इन peatones को प्रायोरिटी होगी। नंबर 3, cuando un vehículo cruce un arcén por el que vaya peatones que no tengan zona peatonal, ऐसी सिचुएशन जिसमें आप एक आर्सेन से गुजरो और आर्सेन पे पैदल चलने वाले जा रहे हैं, तब भी आपने उनको पहले गुजरने देना है। ठीक है, मिसाल ले लें, यहां पे आपकी गाड़ी है, किसी वजह से आप ऊपर गए हुए हैं और ये एक आर्सेन है, आर्सेन पे यहां पे लोग चल रहे हैं, तो आप यहां से अचानक से नीचे नहीं आ सकते, बल्कि पहले peatones को आपने गुजरने देना है, फिर आपने गुजरना है। उसके बाद, en una parada de autobús, bus का एक स्टॉप हो, cuando se encuentre entre este y la zona peatonal más próxima, यहां पे समझ लें ये बस रुकी हुई है, यहां पे लोगों को उतार रही है, और साथ में यहां से दूसरी गाड़ी भी गुजर सकती है। तो इस सिचुएशन में भी जो बस में चढ़ने लगे हैं या उतरने लगे हैं, उनको प्रायोरिटी होगी। बेशक यहां पे पासो पैरा peatones नहीं होगा। अगर कोई बस से उतरा है यहां से लेकर पासो दे पियातो मतलब जेब्रा क्रॉसिंग तक, या जो फुटपाथ है वहां तक जाने तक पैदल चलने वाले को प्रायोरिटी होगी। और जब स्कूल वाले ग्रुप में जाते हैं, या वैसे आवाम इकट्ठी जो है ना वो ग्रुप की शक्ल में जा रही होती है, tropas en formación कह लें, फौज की सूरत में जा रहे होते हैं, तो वहां पे भी इनको ही जो है ना वो प्रायोरिटी होती है, पैदल चलने वालों को। ठीक है, तो ये सारे केसेस हैं जहां पे पैदल चलने वालों को प्रायोरिटी है। उसके बाद साइकिल वालों की बात करते हैं, तकरीबन सेम ही सिचुएशंस हैं। जब साइकिल वाले अपने साइकिल से गुजरने वाली जगह पे होंगे, पासो दे सिक्लिस्तास पे होंगे, या अरसेन पे होंगे, या कारिल बिसी पे होंगे, तो इन सारी सिचुएशन में ऑब्वियसली इनको प्रायोरिटी है। Cuando un vehículo gire para entrar en otra vía y haya un ciclista en sus proximidades, यहां पे भी वही सेम ही सिचुएशन है। अगर रेड वाली कार राइट मुड़ेगी और वहां वहां पे पहले साइकिल वाला मौजूद है, तो साइकिल वाले को प्रायोरिटी होगी। और आखिर में, cuando el primer ciclista de un grupo haya entrado ya en una cruce o una glorieta, जब एक ग्रुप में जा रहे हैं साइकिल वाले और पहला जो साइकिल वाला है वो दाखिल हो चुका है, इसका मतलब है जितने भी उसके साथ हैं सबको आपके ऊपर प्रायोरिटी है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है जहां पे साइकिल वालों को बाकी गाड़ियों पे प्रायोरिटी है। अब यही चीज हम देखते हैं जानवरों को। जानवरों को कब प्रायोरिटी होगी? Cuando un vehículo vaya a girar para entrar a otra vía y hay animales, यहां पे भी वही चीज है। ये ऑरेंज वाली कार यहां से आई है, इसने अपने राइट मुड़ी है, तो एक बंदा जो है ना वो घोड़े के साथ गुजर रहा है, तो क्योंकि कार वाला अपनी सड़क चेंज कर रहा है, तो वहां पे जानवर को फोकियत है, प्रायोरिटी है। इन las cañadas debidamente señalizadas, cañadas कहते हैं ऐसे एरियाज, ऐसी जगह जहां पे बाकायदा तौर पे जानवर का निशान होता है और नीचे लिखा होता है cañadas, तो ये जानवरों के गुजरने वाला रास्ता होता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी उनको प्रायोरिटी है। और cuando un vehículo cruce un arcén por el que circulen animales, यहां पे भी जब एक गाड़ी को, जिस तरह से ये रेड वाली कार है, इसने आर्सेन के ऊपर से गुजरना है और वहां पे जानवर मौजूद है पहले से, तो उनको प्रायोरिटी होगी। व्हीकुलस प्रियोरिटारियोस, इमरजेंसी वाली जो गाड़ियां होती हैं, इनको कहां कहां पे प्रायोरिटी होगी? नंबर 1, cuando vayan en servicio urgente tendrán prioridad sobre los demás, जब ये इमरजेंसी की सिचुएशन में जा रहे होंगे तब इनको बाकी गाड़ियों पे फोकियत है। कैसे मुझे पता चलेगा कि ये इमरजेंसी सिचुएशन में है? तो एक तो इनकी ऊपर वाली लाइट जो है ना वो ऑन हो, बेशक हरन ना हो, इनका सिर्फ लाइट ऑन हो या सिर्फ हरन हो, उसके साथ ये पता चल जाता है ये इमरजेंसी सिचुएशन में है। दूसरा, ये किसी भी किस्म का कोई भी सिग्नल तोड़ सकते हैं। सिर्फ जो agentes वाला है, पुलिस वालों का अपना कोई खड़ा हुआ है और वो इंडिकेशंस दे रहा है, सिर्फ वो नहीं तोड़ सकते, बाकी चारों किस्म के निशान जो है ना ये तोड़ सकते हैं। कौन से हैं चारों किस्म के? याद है सबको? बालिसामिento वाले, सेमाफोरो, verticales और marcas viales। अच्छा, उसके बाद el resto de conductores les facilitarán el paso apartándose a la derecha o deteniéndose, जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन में होंगे बाकी गाड़ियों ने साइड पे होके इनको रास्ता देना है या रुक के।
utilizarán la señal acústica y la luminosa। ये निशान हरन भी इस्तेमाल करेंगे और लाइट वाला भी, लेकिन दोनों में से किसी एक का भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। podrán omitir la señal acústica si entraña peligro para el resto। मतलब ये जो हरन है उसका इस्तेमाल नहीं भी करते, सिर्फ लाइट के साथ भी जाते हैं, तब भी ये इमरजेंसी की सिचुएशन में होंगे। तो ये चार ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे इमरजेंसी वाली गाड़ियों को हमने प्रायोरिटी देनी है। Si por circunstancias graves el conductor de un vehículo no prioritario tuviera que hacer un servicio urgente, lo advertirá tocando el claxon de forma intermitente y conectando la luz de emergencia o agitando un pañuelo। अगर किसी सिचुएशन की वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि वहां पे इमरजेंसी की गाड़ी नहीं पहुंच सकती और एक आम ड्राइवर को अपनी गाड़ी इमरजेंसी सर्विस के लिए यूज करनी पड़ जाती है, तो वो क्या करेगा? लगातार हरन का इस्तेमाल करेगा, इमरजेंसी वाले इशारे लगा देगा। ये जहां पे नीचे आपको नजर आ रहा है, ये चारों इशारे आपके ऑन हो जाते हैं इसके साथ, तो इसका इस्तेमाल करेगा, लगातार हरन का इस्तेमाल करेगा, और साथ में हाथ में जो है ना व्हाइट कलर का या कोई भी कपड़ा जो है ना वो गाड़ी से बाहर जो है ना वो निकाल के इस तरह से बाकी लोगों को बताएगा कि मैं इमरजेंसी में जा रहा हूं। deberá respetar las normas de circulación। इस सूरत में इसे कोई इजाजत नहीं है कि बाकी साइन जो सिग्नल्स हैं उनको तोड़े। deberá respetar las normas de circulación y los agentes de la autoridad podrán exigir la justificación de servicio। तो किसी भी जगह पे पुलिस वाले ट्रैफिक वाले रोक के आपसे पूछ सकते हैं, बताए हमें कौन सी सिचुएशन है, क्या इमरजेंसी है तुम्हें, ये जो तुम इमरजेंसी वाला रोल अदा कर रहे हो। मतलब जो ऑफिशियल इमरजेंसी वाली गाड़ियां हैं वो सारे सिग्नल तोड़ सकती हैं बजाय अखेंतिस वाले, लेकिन आम ड्राइवर को कोई भी सिग्नल तोड़ने की इजाजत नहीं है, और पुलिस वाले भी इसे रोक के पूछ भी सकते हैं। अच्छा, अब एक और कंसेप्ट की बात करते हैं, वो है टनल। टनल के अंदर अगर आपको रुकना पड़ जाता है तो तीन सिचुएशंस होती हैं जिनकी वजह से आपको रुकना पड़ जाता है। तो उस सूरत में हमने क्या करना है? ठीक है, तीन सिचुएशंस कौन सी हैं? नंबर एक होता है कोई भी इमरजेंसी आपको बन जाती है, गाड़ी आपकी खराब हो जाती है, या कोई भी आपका जो है ना वो इमरजेंसी ऐसी होती है जिससे आप खुद ब खुद गाड़ी जो है ना वो रोक देते हो। नंबर दो, ऐसी सिचुएशन होती है नेसेसिडादेस del tráfico, जब इतनी ज्यादा ट्रैफिक होती तो आपको टनल के अंदर रुकना पड़ सकता है। और नंबर तीन, इंसेंडियो ट्रैफिक, जो टनल है उसके अंदर आग लग जाती है, तो उस सूरत में भी आपको रुकना पड़ जाता है। तो अब हमने यहां पे ये देखना है कि हर सिचुएशन में हमने क्या करना है, हमारे ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं तीनों सिचुएशन में। तो अगर तो किसी इमरजेंसी की सूरत में हमें रुकना पड़ गया है, detención यहां पे लफ्ज यूज हो रहा है, ठीक है। detención detención में और parada और estacionamiento में क्या फर्क है? ये पिछली क्लास में हमने देखा था। detención, parada और estacionamiento में फर्क सिर्फ ये है कि parada और estacionamiento बंदा अपनी मर्जी से करता है, अपनी मर्जी से रुकता है, और यहां पे detención में बंदा रुकता है लेकिन अपनी मर्जी नहीं होती, मजबूरन रुकना पड़ता है, ठीक है, इसे कहते हैं detención। अच्छा, तो आप किसी इमरजेंसी की वजह से रुक गए हो टनल के अंदर, आपने क्या करना है? सबसे पहले मोटर बंद करनी है गाड़ी की, इमरजेंसी की लाइटें ऑन करनी है, पोजीशन वाली लाइट ऑन करनी है, अपनी ये जो उबे दी थी सही से गाड़ी के ऊपर जो लाइट इसी साल ही जो है ना वो लागू हुई है वो रखनी है। इनो ट्रांसिtar por la calzada, सड़क के ऊपर से आपने बिल्कुल भी खुद पैदल नहीं गुजरना, ठीक है। क्या करना है? मोटर बंद करनी है, इमरजेंसी की लाइटें ऑन करनी है, पोजीशन वाली लाइटें ऑन करनी है, वो जो इमरजेंसी वाली लाइट है गाड़ी के ऊपर रखनी है, और सड़क के ऊपर से कालसादा के ऊपर से नहीं गुजरना। नंबर दो, inmovilizar el vehículo en la zona para emergencias o en el borde derecho de la calzada। गाड़ी कहां पे रोकूंगा? जो इमरजेंसी वाली जगह बनी हुई है वहां पे, अगर वो नहीं है पास तो गाड़ी सड़क के राइट साइड वाले किनारे पे, borde derecho de la calzada। और क्या करूंगा?
solicitar auxilio a través de postes SOS। इसके अंदर हर टनल के अंदर जो है ना वो जगह बनी हुई होती है इमरजेंसी वाली, जहां से आप कॉल कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल मोबाइल फोन की तो सर्विस ही खत्म हो जाती है उसके अंदर। abandonar el vehículo por la salida más cercana, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में मैं सबसे पहले सोर्स से जो है ना वो हेल्प मांगूंगा और उसके बाद टनल से निकल जाऊंगा जो करीब तरीन एग्जिट होगा उससे। Si la avería lo permite, continuar el vehículo hasta salir del túnel। अगर ऐसा कोई नुक्स है गाड़ी को जिससे आहिस्ता आहिस्ता से ये टनल से बाहर निकल सकती है, तो कोशिश करें टनल से बाहर निकाल दे। ठीक है, लेकिन अगर निकाल नहीं सकते तो क्या करना है, मोटर बंद करनी है, इमरजेंसी लाइट ऑन करनी है, पोजीशन वाली करनी है, गाड़ी के ऊपर वो लाइट रखनी है obediência 6, और सड़क के ऊपर से नहीं पैदल चलना, बोर्दे से या जो जगह बनी होगी पैदल चलने वाली वहां से गुजरना है। नंबर 2, गाड़ी रोकनी ऐसी जगह पे है जो स्पेशल इमरजेंसी के लिए बनी होगी, या बोर्दे देरेचो राइट साइड वाले किनारे के साथ जोड़ के। उसके बाद टनल के अंदर जो जगह बनी होती है सोर्स, वहां से हेल्प मांगनी है और जो एग्जिट होगा उससे टनल से बाहर चले जाना है। अब आते हैं, आपकी गाड़ी रुक गई है टनल के अंदर, लेकिन वो ज्यादा ट्रैफिक की वजह से, मतलब कोई ट्रैफिक जाम हुई है जिसकी वजह से गाड़ियों का रश लग गया है टनल के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली हम गाड़ी छोड़ के नहीं निकलेंगे। नो abandonar el vehículo, conectar la señal de emergencia, इमरजेंसी का निशान लगा देना है टेम्पोरलमेंटे। टेम्पोरलमेंटे का क्या मतलब है कि जब आप पहुंचेंगे आपको सामने लाइन नजर आ रही है गाड़ियों की, तो आपने इमरजेंसी का निशान लगा देना है। जब आप देखोगे आपके पीछे गाड़ियों की लाइन लग गई है, तब उस इमरजेंसी वाले निशान का फायदा ही नहीं है, तब आप उसको उतार दोगे। encender las luces de posición y apagar el motor, पोजीशन वाली लाइटें ऑन कर देनी है और मोटर को बंद कर देना है। detenerse lo más lejos posible del vehículo que le precede, जितना दूर हो सके सामने वाली गाड़ी के उतना दूर आपने रुकना है। ठीक हो गया, ये हो गया ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से या ट्रैफिक जाम होने की वजह से जब हम रुकते हैं तो क्या करना है, गाड़ी नहीं छोड़ के जानी, इमरजेंसी का निशान लगा देना है और पोजीशन वाली लाइटें कर देनी है, मोटर बंद कर देनी है और सामने वाली गाड़ी से जितना दूर हो सके इतना हमने रुकना है। अब आ जाते हैं तीसरे सिचुएशन, जहां पे आपको रुकना पड़ गया है। किस वजह से आपको रुकना पड़ गया है, आग लग गई है गाड़ी के टनल के अंदर उस सूरत में। तो यहां पे जो इंस्ट्रक्शंस होंगी ये थोड़ी डिफरेंट होंगी। पहली बात तो ये, aproximar el vehículo a la derecha para facilitar el paso de los vehículos de emergencia, जितना करीब हो सके राइट साइड वाले किनारे के आपने करना है ताकि इमरजेंसी वाली गाड़ियां दरमियान से गुजर सके। नंबर 2, apagar el motor, dejar la llave puesta y las puertas abiertas, मोटर बंद कर देनी है, गाड़ी की चाबी अंदर ही रहने देनी है और दरवाजे लॉक नहीं करने। ठीक है, मोटर बंद करके दरवाजे लॉक नहीं करने और चाबी उसके अंदर ही छोड़नी है। abandonar el vehículo por la salida más cercana, करीब तरीन जो भी एग्जिट होगा वहां से आपने निकल जाना है टनल से गाड़ी छोड़ के। en sentido contrario al fuego, ऑब्वियसली जिस तरफ आग लगी हुई है उस तरफ जाके आपने सालिदा नहीं ढूंढना, मुखालिफ सिमत आपने, अगर सामने आपको इस तरह से आग नजर आ रही है तो पीछे की तरफ आपने चलना है, पीछे कोई सालिदा देखना है, आग की तरफ जाके कोई एग्जिट नहीं देखना। और नो transitar por la calzada, सड़क के ऊपर आपने पैदल नहीं चलना, साइडों पे चलना है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट क्या है तीनों के। पहले बाकी तो तकरीबन सेम ही है, मोटर तीनों में हमने बंद करनी है क्योंकि आपको पता है अगर मोटर चलती है बंद जगह पे तो एक ऐसी गैस क्रिएट हो जाती है जिससे जिससे मतलब आपकी सेहत को जो है ना वो खतरा हो जाता है। तो सारी तीनों सिचुएशन में सेम है जी, मोटर बंद कर देनी। अब सब में हमने जो पोजीशन वाली जो लाइट है वो भी ऑन रखनी है, इमरजेंसी वाली भी। जो आपने जब इमरजेंसी या गाड़ी खराब होगी या कोई भी ऐसी सिचुएशन है तो उसमें हमने क्या करना है, कॉल करनी है, कॉल करने के बाद हमने टनल से निकल जाना है। जब ज्यादा ट्रैफिक वाली सिचुएशन है उसमें हमने गाड़ी को छोड़ना नहीं है, लेकिन बाकी जो लाइटें हैं वो वही करनी है, इमरजेंसी वाली और पोजीशन वाली, और सामने वाली गाड़ी से थोड़ा दूर रुकना है। और जब आग वाली बात होगी
तो ऐसी सिचुएशन में जो मेन पॉइंट है, जो समझने वाला है या जिसके बारे में पूछा जाता है, या कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो, तो आपके जहन में आनी चाहिए बात ये कि जब फुएगो हो जाती है, इंसेंदियो हो जाता है टनल के अंदर, तो मैंने मोटर बंद कर देनी है, चाबी गाड़ी से नहीं निकालनी, ताकि जो इमरजेंसी सर्विस वाले लोग हैं अगर वो आते हैं और गाड़ी साइड पे करनी पड़ती है उनको, तो वो आसानी से कर सके। गाड़ी के अंदर ही चाबी छोड़नी है, और जो गाड़ी लॉक भी नहीं करनी, और खुद निकल जाना है करीब तरीन एग्जिट से, जो आग की मुखालफ सिमत होगा। और तीनों सिचुएशन में हमने सड़क कालसादा के ऊपर से नहीं गुजरना। कालसादा क्या होती है? ये वाला हिस्सा सड़क का जिसके ऊपर से गाड़ियां गुजरती हैं। साथ में जो एरिया होता है, आरसेन का लें या जो भी उसको कह लें, उसके ऊपर से आपने गुजरना है। ठीक है, तो ये समझने वाली ये कंसेप्ट है। अगर अभी नहीं समझ आई तो दोबारा से क्लास जब रिकॉर्डिंग मिलेगी तो दोबारा से इसको आपने सुन लेना है। अच्छा, अब नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टे de personas y de mercancías। तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये बाकायदा तौर पे चैप्टर है। तो यहाँ पे जो है ना, ये क्लास को खत्म करते हैं।